हे गाइस, एनिमे बाकुतो के स्टार गॉड के एक्सप्रेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमें पता लगा था सॉन एनिमे का कंसेप्ट और हमने देखा था कैसे हिडन फ्लोर में आते के साथ ही सारे लोग अलग हुए थे, जहाँ पे कोन को एक मिस्टीरियस लड़की जो कि गाइड है एक टाउन में लेकर जाती है, जहाँ से बोरो और साची मिल जाते हैं जिनकी मेमोरीज जगह की जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जो अपना बैम और अंडोरसी है वो कि यंग हांसुंग या के डाटा से मिलते हैं, जो कि अलग ही परेशानी पड़े थे क्योंकि बैम का सॉन एनिमे वो खुद है यानी कि वियोल। और अब स्टोरी में आगे, लेकिन उससे पहले नीचे वाला बटन दबा दे ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और स्टोरी में आगे बने रहें। हम देखते हैं कि कोन को एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर एड्रेस कर रही होती है क्या कि जो टाउन है उसका नाम है वांडरिंग मिन्स्ट्रेल, एक ऐसी जगह जो कि सभी का वेलकम करती है और नहीं भेजती है और भी ग्रेटर वर्ल्ड के अंदर। और कोन और बाकी लोग जो कि यहाँ पर आए हैं वो सभी इनके ग्रेट हीरोज हैं जो कि डीमन से साथ फाइट करेंगे और उन्हें अकेला कर देंगे फ्रूट एंड द गुड एंड इविल में और उन्हें भेज देंगे नर्क के द्वार पर। कोन के पूछने पर हमें पता लगता है कि जो कैरेक्टर है ये इस गाँव की हेड है, ये ऐसा एक तरह की सरपंच है जिसका नाम डी है, विलेज हेड डी। यह डी आगे बताती है कि तुम सभी महान हीरोज हो जिन्होंने एक डेंजरस जर्नी को कंप्लीट किया इस ट्रेन के ऊपर, और अब तुम्हारा काम है सारे डीमंस को डिस्ट्रॉय कर देना जो कि फ्रूट एंड द गुड एंड इविल में ट्रैप हो जाए और इस जगह पर वापस से शांति की स्थापना हो सके। और इसीलिए वो उनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाए कहती है कि प्लीज हमारे विलेज में शांति वापस लेकर आए। यहाँ पे बोरू धीरे से कोन के कान में कहता है कि यही सेम बात इसने हमसे भी कही थी, लेकिन ये काफी सस्पिशियस लग रही है तो हमने मना कर दिया, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। वैसे तो ये देखने में काफी क्रेजी और टेरिबल सिंगर लगती है। जब कोन सोचने पड़ जाता है और उसके मन में थॉट आ रहा था कि शायद एक क्लियरली एक रिक्वायरमेंट है स्टेज को क्लियर करने की, लेकिन फिर भी उसे कुछ कंफर्म नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं पे वो क्लॉक को देख रहा था जिसके अंदर उनके गुड और इविल की मेजरमेंट को रखा जाता है। और कुछ समय बाद कोन कहता है कि हम रेडी आपकी मदद करने के लिए, जो सुन के बाकी लोग तो शौक हो जाते हैं लेकिन ये लोग काफी खुश हो जाते हैं इस गांव के। लेकिन इसके जस्ट बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डी की तरफ से, तो क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। कोन के पूछने पर क्वेस्ट क्या है, यहाँ पे डी एक्सप्लेन करती है कि हर स्टेज में आपको क्वेस्ट दिए जाते हैं यानी कि एक तरीके मिशन, और आपके जैसे जो योद्धा या वॉरियर्स है उन्हें ये सारे मिशन पूरे करने होते हैं और इसकी वजह से हम इसे कह सकते हैं एक अच्छा कर्म या ऐसा का एक गुड डीड, जिसके साथ ही उन्हें उनका पहला क्वेस्ट दिया जाता है जो कि एक तरह की प्रैक्टिस होती है ई लेवल की, जिसका ग्रेड ई था। और इस क्वेस्ट को कहा जाता था हंटिंग द स्क्रीमिंग प्लांट मॉन्स्टर्स। जब आगे एक्सप्लेन किया जाता है कि ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि काफी टेरिबल नॉइज क्रिएट करते हैं और डिस्टर्ब करते हैं इस टाउन की पीसफुलनेस को। वेटी ने ये भी एक्सप्लेन करती है कि अगर इस स्क्रोल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक क्वेस्ट का कोड होगा बॉटम में, और इसी स्क्रोल का यूज करके वो जैसे एक बटन दबाएंगे तो क्वेस्ट इमीडिएटली चालू हो जाएगा। और इस मिशन के चालू होते के साथ ही एक विलेन अपीयर होता है ठीक गांव के बीचों बीच, और जैसे ये सारे वॉरियर्स यानी कि कोन और इनकी टीम उस विलेन को हरा देगी, इनका एक अच्छा कर्म पॉइंट इनको मिल जाएगा जिसको ये लोग गुड डीड पॉइंट करके कह रहे थे। जहाँ पे ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन कर दी थी वहीं पे हमें बताया जाता है कि कैसे जितनी चीजें होती हैं तो वो सभी चीजें एक दूसरी चीज को लीड करेगी, यानी कि जैसे इनका स्कैनर पूरी व्हाइट लाइट से भर जाएगा वैसे ही जो बिग ब्रीडर्स है वो स्क्रॉल को सीधे मेन क्वेस्ट के को देंगे, जहाँ पे वो बैनिश कर सकते हैं फ्रूट एंड द गुड एंड इविल को हमेशा के लिए नर्क में। ये सारी बातें जानने के बाद बोरो कोन से पूछता है क्या तुम सेम ही करने जाओगे, जहाँ कोन कहता है ऑफ कोर्स। कोने ने ये भी एक्सप्लेन करता है कि हो सकता है कि यहाँ पे इस टाउन के अंदर सिर्फ तुम ही लोग हो तो हमारे बाकी कंपेनियंस किसी और स्टेज में होंगे, तो हमें जल्दी से फिनिश करके आगे बढ़ना चाहिए। जब बोरो स्टेज के बारे में पहली बार सुन रहा था, जहाँ कोन कहता है ये सारी चीजें एक सेटअप है और ये पहला स्टेज है। वही कोन बोरो से पूछता जाते हुए कि तुम्हें क्लॉथ कहाँ से मिले, जहाँ पे ये भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। हम देखते कोन को एक नई ड्रेस में जिसमें काफी स्मार्ट लग रहा था और काफी खुश भी था कि सारे क्लॉथ्स उसे फ्री में मिल गए। वहीं बोरो सामने काफी स्टूपिड लुक के साथ कहता है कि सिर्फ कपड़े नहीं, यहाँ पे दारू खाना सब कुछ फ्री है, हम कहीं भी जाएं ये लोग हमें हीरोज करके प्रेस करते हैं और हमें सब कुछ फ्री में देते हैं। इसी के साथ ही स्क्रोल को यूज करते हैं ताकि वो स्टार्ट कर सके अपना क्वेस्ट को। जब कोन स्क्रोल को खोलते हुए कहता है कि ऐसे तो काफी डिफिकल्ट नहीं है तो चलो इसको प्रैक्टिस के लिए करके देख लेते हैं। जहाँ पे ये देखते हैं स्कैन के अंदर कि जैसे इन्होंने स्क्रॉल का बटन दबाया था माउंटेन्स के पीछे कोई चीज अपीयर हुई थी। वहीं जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं माउंटेन के अंदर यानी कि क्वारंटीन एरिया में, जहाँ फ्रूट एंड द गुड एंड इविल था। हम देखते हैं हांसुया को बातें से बात करते हुए जो कि कैसे इससे सारी बातें जान रहा था। इन्होंने शॉर्ट लेने की कोशिश की और एक बहुत ही बड़ा सोल्जर इनके पीछे आया और ये लोग काफी कंफ्यूज थे क्योंकि इन्होंने आज से पहले इतना बड़ा मॉन्स्टर सोल्जर कभी नहीं देखा था।
और चीजें अब काफी डेंजरस हो सकती थी यहाँ पर। वही भी बात काफी खुश था कि हांसुंग अभी भी जिंदा है। जहाँ हांसुंग इसको थैंक्स करता है तुम सही टाइम पे आ गए। वही बात इस बताता है कि वो जो जायंट सोल्जर था वो पक्का कैप्टन होगा यहाँ के सभी गार्ड्स का, और उसे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि इन लोगों ने उसे समन कर लिया। जब वो बैम की तरफ देखते कहता है कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम उसके लिए एक अल्टीमेट थ्रेट हो। एडवर्ड्स की बात इतनी पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, कोई भी देख के बता सकता है कि ये लोग ज्यादा डेंजरस है हमसे। तो बैम कहता है कि तुम्हें ऐसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। एडवर्ड्स कहती है सिर्फ सच कह रही हूँ। हांसू यह बताता है कि बात इस दिखने में चाहे कैसा भी हो लेकिन वो काफी ज्यादा काइंड पर्सन है, और वो इन्हें ये भी कहता है कि ये बंदा हमारे साथ है और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंडोर से गंदा सो बना कहती है लेकिन तुम इन सब लोगों में सबसे ज्यादा सस्पिशियस हो। वही थोड़ी देर बाद ये लोग एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पास डालने के बाद जब एंटर करते हैं हम देखते हैं जगह को शेल्टर कहा जाता है, यानी कि सो कॉल्ड सीड। जब काफी अजीब सी क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि दिखने में रोबोट होते हैं लेकिन बोलते ह्यूमंस की तरह है, और बाती से पूछते हैं कि भला ये लोग कौन है जो इसके साथ आए हैं। जहाँ बातिस कहता है कि हीरोज आ गए फाइनली जो हमें बचाएंगे, जिनका हम वेट कर रहे थे। ये लोग जैसे अंदर जाते हैं हम देखते छोटे से बच्चे को बाबा बाबा करके चिल्लाते हुए आते हुए, जो कि आते के साथ ही काफी एक्साइटेड लग रहा था। लेकिन हम काफी अजीब चीज नोटिस करते हैं, इस बच्चे के फेस पे क्रॉस मार्क बना हुआ था। यहाँ पे हांसू इस बच्चे को मेडले करके बुलाता है, जहाँ पे एडवर्ड्स इसको भी देखकर थोड़ा सा तो शक कर ही रही थी। और जो इस बच्चे ध्यान इन दोनों पे जाता है, ये दोनों काफी अच्छा सा लुक देते हैं इसको, जहाँ इसे हाई कर रहे थे। जब जाते हुए हमें ये पता लगता है बात इसे नहीं कहता कि इससे पहले आउटसाइड से जो हीरोज आए वो स्टेज को क्लियर करे, हमें यहाँ से एस्केप करना होगा, यानी कि फ्रूट ऑफ द गुड एंड इविल से। जब मैम कहता है फ्रूट है क्या भला। वही दूसरी तरफ हम देखते बैम उसकी टीम को जो कि इन मॉन्स्टर से फाइट करी थी, जो कि काफी शोर मचाते हैं। साथ ही अपनी विंड्स की पावर यूज कर रहा था, जहाँ पे अपने मैजिक स्पेल से इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिगेटर यानी कि अपना रैक इन सभी पे निशाने लगा रहा था, और इनकी गाइड यानी कि मिंसू ये देखकर काफी एक्साइटेड थी और उन्हें चीयर कर रही थी। ये सारे योद्धा काफी अमेजिंग है और उन्होंने काफी जल्दी स्क्रीमिंग प्लांट मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। उनको विश्वास नहीं उठता कि इतनी सिंपल चीजों से वो अपने ब्लैक उस मटेरियल को यानी कि स्केलर के अंदर से खत्म कर सकते हैं। जहाँ पे गाइड कहते हैं ऑफ कोर्स आके तुमने कॉस्ट को कंप्लीट तो किया ही है और इविल गॉड पक्का कम हो जाएगा। और उन्हें ये भी बताती है कि कैसे उन्हें 50 गुड डीड्स के पॉइंट मिले हैं, यानी कि अच्छा कर्म करने की वजह से उन्हें कुछ 50 पॉइंट्स मिले हैं। जहाँ पे वो अपने स्कैनर में भी नोटिस करते हैं कि कैसे जो डार्क पार्ट है वो लगातार कम होते जा रहा है। उसका मतलब ये है कि जो इविल पावर स्टेज पे वो उतनी मात्रा से डिक्रीज हो गई है, और अगर ये सारे उस डार्क मैटर को खत्म कर देते हैं स्कैनर में से तो इन्हें ग्रैंड क्वेस्ट का मौका मिलेगा वो स्टेज क्लियर करने के बाद। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वियोल को और उस बच्चे को पास में बैठे हुए। वहीं बाहर से हमें काफी चीखने की आवाज आती है, जहाँ पे कोई कह रहा था क्या तुम हमेशा के लिए अंडरग्राउंड ड्रैग कर दिए जाओगे, यानी कि वहीं पे फंस के रह जाओगे। और जब हमें पता लगता है कि बार्टिस इन्हें यहाँ की सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे जो क्वारंटीन एरिया है वही फ्रूट एंड द गुड एंड इविल है, और बाहर से देखने में ये जगह एक जाइंट बॉल जैसी लगती है जो कि हमने पहले भी देखा था। और जब भी आउटसाइड से कोई भी हीरोज आते हैं तो वो स्टेज को क्लियर करने के बाद इस बॉल को जाइंट के थ्रू अंडरग्राउंड फंसा देते हैं, और अगर वो लोग स्टेज को क्लियर करने में फेल हो जाएंगे तो इस बॉल को वो मॉन्स्टर खा जाएगा, यानी कि वो बहुत बड़ा सा असुर जो हमने देखा था थोड़ी देर पहले। और इसलिए इनके पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और इसलिए आंसू यहाँ कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से एस्केप करना होगा, वरना हम लोग हमेशा के लिए अंधकार में फंसे रह जाएंगे जब तक कि कोई दूसरा हीरो नहीं आता। बात इस यहाँ पे काफी सैड था, उन्हें बताता है कि वो इस चीज को, इस प्रोसेस को काफी सदियों से रिपीट किए जा रहे हैं, इस सेम स्टेज को, और उन्होंने काफी यार कोशिश की लेकिन वो आज तक कभी भी सफल नहीं हो पाए यहाँ से बच के निकलने में। मैम इनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे अकेली जगह पे कर क्या रहे हो। बात इस चीज वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे सभी के अपने रीजन है, कोई यहाँ पे इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि उसने कोई क्राइम कमिट किया था। ये यहाँ पे एक डाटा ह्यूमन था जिसको द मॉन्स्टरिंग मिस्ट्रेल कहा जाता था, जहाँ पे इसका काम पहले ये था कि जैसे हीरोज के आने पर उनका स्वागत करे और उन्हें इस वर्ल्ड के बारे में बताए और उनके लिए गाना गाए और उन्हें आउटर वर्ल्ड में लेकर जाए। और उन्हें ये भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये लोग किसी को वर्शिप करते थे और प्रेज करते थे बिग ब्रीडर्स को, जो कि इस फ्लोर के रूलर है। यहाँ में एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिर बिग ब्रीडर्स है क्या। ये एक तरीके के एडमिनिस्ट्रेटर है इस प्लेस के, या ऐसा कह ले इस
पर्टिकुलर फ्लोर पे वो यहाँ के गॉड है जो कि डिसाइड करते हैं सारे रूल और इस डाटा वर्ल्ड की सेटिंग को भी, और वही मेडिएटर की तरह काम करते हैं सारी सही चीजों की और गलत चीजों के बीच में। और इन लोगों को इसलिए क्रिएट किया था ताकि प्रेज कर सके बिग ब्लीडर्स को। लेकिन एक दिन मैंने उनके बारे में उनकी असल सच्चाई देख ली, जब फ्लैशबैक में देखते कैसे बहुत सारे सोल्जर मासूम लोगों को मर्सीलेसली मार रहे थे और बिग ब्लीडर हंस के उसका मजाक उड़ा रहे थे सिटीजन का। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद उन्होंने उसकी मेमोरीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया और मैनिपुलेट कर दिया बिना उसके जाने कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और चीजें कैसे स्टार्ट हुई थी। और सिटीजन वापस से रीसेट होने के बाद वापस वैसे बिहेव करने लग गया जैसे वो प्रेज करता है बिग ब्लीडर को और गाने लगता है सारे हीरोज के लिए। और जब ये चीज बात इसने देखी थी तो काफी गुस्सा हो गया था और इसी इंसिडेंट से दुखी होकर उसने एक ऐसा सॉन्ग बनाया ताकि सारी सच्चाई को एक्सपोज कर सके सभी के सामने। और ये गाना इसने सभी लोगों के सामने गा के सुनाया। पहले तो लोगों को बिलीव नहीं हुआ मेरे सॉन्ग के ऊपर, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसे सुनना और समझना चालू कर दिया और इसने केओस लेके आया इस जगह पर, क्योंकि गाना सुनने के बाद सभी लोग की जो बहुत ही नीचे दबी हुई मेमोरीज थी जो कि इरेज और मैनिपुलेट की गई थी वो सभी वापस आने लगी। और मेरा सॉन्ग काफी फैलने लगा सभी लोगों के बीच में, जिसकी वजह से सभी लोग काफी गुस्सा हुए थे और सभी के अंदर काफी हेट्रेट पैदा हो गए थे बिग ब्लीडर्स को लेके, क्योंकि जो चीजें उन्होंने की थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। और इसीलिए सभी रेजिडेंट ब्लीडर के सामने खड़े हो गए ताकि वो उसको अपोज कर सके। और ये देखकर बिग ब्लीडर्स को काफी गुस्सा आया और इस गुस्से की वजह से उन्होंने अपने सोल्जर्स को हमारे टाउन में भेजा ताकि उसे डिस्ट्रॉय कर सके और हमारी मेमोरीज को भी रीसेट कर सके। और जब ये सॉन्ग उन लोगों ने जला दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया और अल्टीमेटली सभी पीपल को कोई भी सच्चाई याद नहीं रही, सिर्फ हम कुछ लोगों को छोड़कर जिनको ये सच्चाई अब याद है और हम यहाँ पे छुप के रहते हैं। फिर एक दिन यहाँ पे बिग ब्लीडर आया और उसने हम सभी को उठा लिया और उसने कहा कि जो ह्यूमिलिएशन इसने दी है वो गंदा गाना लिखकर, उसके लिए इन लोगों को एक इटर्नल पेन झेलना पड़ेगा। और उसके बाद उसने इस बॉल के अंदर इन सभी को ट्रैप कर दिया और इनको कंप्लीट करवा दिया रिक्वायरमेंट्स के लिए, ताकि वॉरियर्स हमेशा जो स्टेज क्लियर करेंगे उसके बाद ये लोग अंडरग्राउंड में फेंक दिए जाएंगे, यानी कि क्वारंटीन एरिया को सीधे नर्क में। और वो दिन और एक आज का दिन, इसके बाद से ये लोग हमेशा से उसी सर्कल को रिपीट किए जा रहे हैं, यानी कि डेथ और फेलियर काउंटलेस टाइम। और बात इस फिर कभी वो गाना ना गाए तो उसको रोकने के लिए उन लोगों ने बात इसकी जीभ काट दी थी, जहाँ पे अब हमें पता लगता है कि इतनी देर से वो हकला के क्यों बोल रहा था। और यहाँ पे ये पता लगता है कि उसके मुंह के ऊपर एक श्राप भी दिया गया है और उसकी बेटी भी इसीलिए कभी बोलना नहीं सीख सकती, जो कि हमने क्रॉस मार्क देखा था उस बच्चे के ऊपर। और इसी अत्याचार से बचने के लिए ये लोग इस जगह से एस्केप करना चाहते हैं और बिग ब्लीडर से भी बदला लेना चाहते हैं जो काम उसने किए थे इन लोगों के साथ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कून को, जो कि पूछा था कि दूसरा विलेन कहाँ पे होगा, जो कि ग्रैंड क्वेस्ट में मिलेगा, जहाँ पे गाइड उन्हें बताती है कि ग्रैंड क्वेस्ट के लिए इन्हें चैंपियन विलन को हराना होगा और वो समन किया जाता है खुद बिग ब्लीडर्स के द्वारा। कून यहाँ पे पूछता है कि आखिर ये चैंपियन इविल क्या है, क्या कोई स्पेशली टफ एनिमी होता है। यहाँ पे गाइड उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ये जो चैंपियन विलन होता है एक ऐसे स्क्रोल के अंदर बंद होता है जो कि खुद बिग ब्लीडर्स अपने पास रखते हैं। हर स्टेज पे वेरीज करता है कि वो कितना पावरफुल होगा और आखिर वो बिग ब्लीडर्स कौन है जो कि तुम्हें विलन देने वाले हैं। कून भी पहली बार सुन रहा था इन बिग ब्लीडर्स के बारे में, तो पूछता है ये कौन है, जहाँ पे गाइड ने सिंपल सी चीजों में समझाती है कि ऐसा समझ लो कि बाहर के वर्ल्ड में जैसे हर फ्लोर पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वैसे इस वर्ल्ड के अंदर बिग ब्लीडर्स हैं, या ऐसा कह ले कि हमारे लिए वो गॉड है। गाइड आसमान की तरफ आते हुए कहती है कि सभी लोग रूलर है और ट्रांसेंड करते हैं सारे डाटा को, वो कंट्रोल करते हैं हमें लाइफ देते हैं, हमारी डेथ के पीछे भी उन्हीं का रीजन है। और इस डाटा ह्यूमन के वर्ल्ड में वो ऐसे अकेले हैं जो कि डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं और यही एबिलिटी उन्हें इस वर्ल्ड का ग्रेट गॉड बनाती है। और बिग ब्लीडर्स हमें बताते हैं कभी कभी कि वो भी पहले हमारे जैसे रेगुलर डाटा ही हुआ करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी लिमिट को एक्सीड किया और अपनी विल पावर की वजह से वो बन पाए बिग ब्लीडर्स, जो कि एक गॉड है इस जगह का। नाकून सोचता है कि शायद उन लोगों को पता होगा कि यंग जहाज का डाटा कहाँ पर है और इसीलिए फाइन डिसाइड करता है कि अगर वो कोई हाई क्वालिटी का डिफिकल्ट वाला क्वेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो लोग बिग ब्लीडर्स को यहाँ समन कर पाएंगे और तब वो उनसे पूछ सकते हैं कि यंग जहाज का डाटा उन्हें कहाँ मिलेगा। वही कून स्माइल के साथ कह रहा है कि ठीक है तो हमें अपने काम पे लग जाना चाहिए क्योंकि चीज अब काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। वहीं पर रैक ऐसे एक्सप्रेशन देख कहता है कि टर्टल का इस तरह का फेस मुझे हमेशा नर्वस करता है। वहीं दूसरी तरफ हम किसी स्क्रीन पे देखते हैं कोई देख के कह रहा था कि लगता है वो लोग अभी वहीं पे ट्रैप है, ये क्वारंटीन एरिया अभी तक एडमिट नहीं किया गया और ये मिरर तो हर जगह स्प्रेड कर दिए कंपेनियंस को अलग अलग मल्टीपल स्टेजेस में, जो कि एक प्रॉब्लम है।
वहीं पे ये बंदा इन्फॉर्म करता है इस पर्सन को कि यहाँ पे जो लोग आए वो थोड़े सस्पिशियस है, तो इन पे इनको ध्यान रखना चाहिए। और वो इसे कहता है बिग ब्रीडर सर करके। और इसके ठीक पीछे हम देखते हैं रेचल को एक बेड पे लेटे हुए। एक बाउल में से आवाज आती है, क्या तुम सब कुछ देख रहे हो? जिसपे बंदा कहता है डोंट वरी, मैं इसे हैंडल कर लूंगा लॉर्ड साहब। वहीं पे हम देखते हो सीड को, जो ही क्वारंटीन एरिया में था, जहाँ पे मैडली बैठा हुआ था। और हम देखते दो लोग को बातें करते हुए, जो कि कह रहे थे कि बच्चा काफी सरप्राइज हो गया होगा क्योंकि उसने आज से पहले किसी स्वर्ण एनिमी को नहीं देखा। जहाँ पे दूसरा पर्सन कहता है कि बार्टी उसे समझा देगा और वो स्वर्ण एनिमी को भी अपनी गन से मार देगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और डाटा ह्यूमंस जो कि शॉर्ट होते हैं इस गन से, वो वेकअप नहीं करते काफी दिनों तक। वहीं हमें पता लगता है कैसे बिग ब्रेडर्स फ्रीली मूव कर सकते हैं बहुत सारे स्टेजेस में, और वो तभी अपेयर होते हैं जबकि हीरो एक्टिवेट कर देते ग्रैंड क्वेस्ट को। और इसीलिए बार्टिस कह रहा था कि नहीं जल्दी निकलना होगा इससे पहले कि ग्रैंड क्वेस्ट आ जाए। वही हांसू गया जो वहाँ बैठा हुआ था, वो कहता है बैम को कि तुम लोग के आने से पहले हमने काफी सारे अटेम्प्ट किए थे और हमने एग्जिट ढूंढ लिया है। जहाँ वो एक्सप्लेन करता है कि जो गुड एंड द इविल का फ्रूट है जो एक स्फेरिकल स्पेस है एक बॉल की तरह, और काफी कॉम्प्लेक्स लैबिरिंथ है। और जो सीड है यानी कि वो जगह जहाँ ये अल्फी है प्रेजेंट में, वो एकदम सेंटर में स्फेयर के, जो कि सबसे सेफ जगह है इस पूरी बॉल के अंदर, जहाँ पे सोल्जर भी एंटर नहीं कर पाते। और काफी न्यूमरस फेलियर के बाद इन लोगों ने फाइनली मैनेज कर लिया एक ऐसा एग्जिट ढूंढने का चांस इस जगह से बाहर जा सकते हैं। जब बैम पूछता है कि तुम्हारा न्यूमरस फेलियर का क्या मतलब है, जहाँ से उन्हें सिंपली समझाता है क्या समझ लो कि हम बहुत बार मर चुके हैं लेकिन हमारी मेमोरीज अभी भी इनसाइड है सीट के अंदर, और इसीलिए वो बदलती नहीं। और उन्हें आगे एक्सप्लेन करता है कैसे सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते को ढूंढने के लिए काफी टाइम से काम कर रहे थे, और फाइनली उन्होंने अचीव किया उस रास्ते को सिर्फ एक दिन में कवर करने का। और वो कभी भी एक दिन के अंदर सेंटर से लेकर उस एग्जिट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एग्जिट तक पहुंचना नहीं है बल्कि वो एंड है, क्योंकि वहां जाने के बाद उस जगह से दूसरी तरफ नहीं जा सके। ऐसे उन्हें कंफर्म पता है कि वही एग्जिट है, और इन्हें लगता है कि शायद बैम वो चीज कर सकता है उस दरवाजे को तोड़कर। वही अंशुंगे अपनी कॉफी एंजॉय करते हुए ने कहता है कि अगर एवरेज की बात करें तो एक हफ्ता लगता है किसी भी हीरोज को इस स्टेज को क्लियर करने में। अगर मेरी जैसे जीनस की बात करें तो हम 2 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वो कॉमन नहीं है। और अगर हम शॉर्टकट लेंगे तो बहुत हाई चांस है कि हमारे सामने वो जायंट सोल्जर आ जाएगा जिसको हमने पहले देखा था, जो कि काफी डिफिकल्ट कर सकता है हमारे काम को। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा लंबा पाथ लेना चाहिए और 2 दिन में वहां पे पहुंचना चाहिए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टाउन में, जहाँ का माहौल अलग ही लेवल का था, और जो कून था वो अलग अलग क्वेस्ट को देख रहा था, यानी कि अलग अलग लेवल के कैसे EDC और डिफरेंट और भी क्वेस्ट वहाँ पे थे। देखते एक अजीब से क्रिएचर को जो कि नहीं कह रहा था कि जल्दी से अपना क्वेस्ट चूज करो, लेकिन एक चीज समझ जाना ये काफी यार डेंजरस भी हो सकते हैं। जहाँ इस बंदे का नाम था क्वेस्ट स्क्रोल मैनेजर जोंग, और वो इन्हें सजेस्ट करता है कि इन्होंने लेवल डी के क्वेस्ट काफी सारे क्लियर कर लिए, तो इन्हें अब लेवल डी का एक ट्राई करना चाहिए जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन कून उस लड़की से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम स्टेज को कैसे क्लियर करेंगे। और ऐसे लोग कहता है कि हम लेवल सी का क्वेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे गाइड समझाते काफी यार डिफिकल्ट हो सकता है और इसका लेवल काफी हाई होगा। लेकिन कून कहता है कि मैं उन बिग ब्रेडर से मिलना चाहता हूँ, और अगर हम इसे कर लेंगे तो हम काफी जल्दी उनसे मिल सकते हैं, है ना। गाइड ये भी उनको बार बार समझाने की कोशिश करती है कि डिफिकल्टी काफी हाई होगी, लेकिन कून कहता है हम उससे डील कर लेंगे। और इसलिए अब रियल गेम को स्टार्ट करते हैं। जॉन जैसे स्क्रोल को ओपन करता है वो एक ऑक्टोपस को देखता है, और फिर अगली पल हम देखते हैं उस ऑक्टोपस को टाउन में अपेयर होते हुए। जहाँ लोग सोचते थे कि भला ऑक्टोपस इस बार क्यों आया है, और ये बिल्कुल भी वैसा ही लगा जैसा पिक्चर में था, एकदम घिनौना। और तब इस टाउन की मिनिस्टर भी यहाँ पे आ जाती है, जो कहती है कि तुमने इतने टेरिफाइंग मॉन्स्टर को समन कर लिया, तुम लोग सही में बहुत हिम्मत वाले हो। और वो उन्हें एक्सप्लेन करती है कि कैसे इस ऑक्टोपस को छोड़ दिया गया था यहाँ के पानी में इस विलेज के पास, जो कि एक हीरो ने इसे रेस किया था काफी लंबे समय पहले, लेकिन एक मॉन्स्टर बन गया और इसे काफी ज्यादा जलन और द्वेष है यहाँ के रेजिडेंट को लेके। और ये ऑक्टोपस किंग की एक अजीब सी हिस्ट्री है, जहाँ काफी एक्साइटेड होकर इसका नाम बताती है कि इसका नाम है ऑक्टोपस किम। वहीं पे ये लोग इस बात को सुन रहे थे, वहाँ पे मिनिस्टर ने बताती है कि कैसे अगर इस ऑक्टोपस को डिफीट करने में नाकाम हो गए तो इस केस में पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर देगा, एक काफी ट्रेमेंडस रिस्क है, तो इसीलिए हीरोज प्लीज हमें बचा लो। जब कौन कहता है हाँ ठीक है हम बचा लेंगे, लेकिन वो भी थोड़ा नर्वस फील कर रहा था जिस तरह की सारी स्टोरी उनके सामने प्रेजेंट की गई थी। वहीं पे ऑक्टोपस एक अजीब सा लिक्विड अपनी बॉडी से निकालता है, जो कि ब्लैक कलर का मटेरियल चारों तरफ फैलने लग जाता है, जहाँ कून अपनी शील्ड यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये चीजें एक इंक की तरह थी जो कि फ्लड कर रही थी पूरे टाउन में, जहाँ पे ये लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वही ऑक्टोपस अब इन लोगों पे सीधे अटैक कर देता है, जहाँ पे इनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कून थोड़ी डिफिकल्टी तो हो रही थी क्योंकि एनाकोन यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहा था, क्योंकि बीटा यहाँ पर नहीं है।
पे इसी प्लेजेंट रूम पे वो बिग ब्रीडर सभी को देख रहा था और वो कहता है कि चलो डिफिकल्टी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सिर्फ इतना है कि ये लोग मारे जाए। और कौन चीज को नोटिस करता है कि यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है और यहाँ पे ऑक्टोपस और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कि इनकी लाइट हाउस बैरियर को भी तोड़ देता है, जो कि सभी के लिए शॉकिंग था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हामसुंग को शॉक, क्योंकि बैम से कहता है कि वो शॉर्टकट लेना चाहता है, जहाँ पे उसे समझाता है कि तुमने ही तो कहा था कि हमें एक दिन लग जाएगा अगर हम लंबे रास्ते से जाएंगे, तो हमें शॉर्टकट ही लेना चाहिए। यहाँ से वो समझाता है कि वहाँ पे जाइंट सोल्जर है भाई, अगर हम वहाँ से जाएंगे तो हम मारे जाएंगे या फिर काफी खतरा भी पैदा हो सकता है अगर हम उसके सामने ना भी आए तो भी, और इसलिए हमें लंबे रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन बैम कहता है कि तुमने खुद कहा था हामसुंग कि तुम्हें 2 दिन लगे थे स्टेज को क्लियर करने में, और अगर सिर्फ एक ही मतलब है कि जो मेरी कंपेनियंस है उसे और भी जल्दी क्विकली क्लियर कर लेंगे या कम से कम तो 2 दिन से पहले ही कर देंगे, और इसलिए अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आंसू यहाँ कोई बात सुन के विश्वास नहीं होता कि इसके साथ ही इससे भी ज्यादा फास्ट तरीके से क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो बैम की बात को मान जाता है और शॉर्टकट लेने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी पीछे एक्सप्लोजन होता है जहाँ ये लोग सोचते हैं कि वो बंदा जाग गया, और हम देखते वियोल को जो कि यहाँ पर आ चुका था, जिसके हाथ में कुछ लोगों की मुंडिया थी। वियोल की नजर इन सभी पर पड़ती है। हाँ तुम सोचते हैं कि बंदा जाग कैसे गया। टाटा ह्यूमंस तो सपोज नहीं करते थे कि वो जाग जाए कुछ दिनों से पहले जब उस गन से उन्हें शॉट किया जाता है। बातें यहाँ पे भागते बाद अपनी गन लेके ये कहते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है भला, और इस और एंड में ये जाग कैसे गया। यानी कुछ साथी ने बताते हैं कि मैडली इनसाइड था उस जगह पे जब ये बंदा सो रहा था। जब बाद इसको भी अपनी बेटी मैडली की चिंता हो जाती है और वो वियोल के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, कह के कि स्टेप असाइड, मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को बचाने। लेकिन वियोल सीधा एक पंच बनाता है और बात इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बैम बीच में आके एक लगातार खतरनाक पंच देता है वियोल के फेस पर, जिससे दूर जाए गिरता है। और बैम बात से कहता है कि जाओ अपनी बेटी को बचा लो, जल्दी से उसे लेकर यहाँ से निकलो। बाकी लोग अब नोटिस करते हैं कि जो सीट की सीनिंग थी वो काफी चेंज होने लगी थी, जहाँ सुबह काफी शौक हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है भला। और हम देखते कि वहाँ पे वही जाइंट मॉन्स्टर और काफी सारे सोल्जर्स आ गए थे ठीक उस जगह पे, जो कि आज तक सबसे सेफ जगह थी। हाँ कोई चीज बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन उनसे शक था कि शायद इसके पीछे बिग ब्रीडर्स का हाथ है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं बातिस को, जो कि अपनी बेटी को लेने के लिए आया था। वही दूसरी तरफ सोल्जर सभी पे अटैक करना शुरू कर चुके थे, और बातिस जब मैडली को लेकर आता है वो बैन से पूछता है कि वॉरियर यहाँ पे सारे सोल्जर क्या कर रहे हैं। वहीं बाकी लोग उनसे फाइट कर रहे थे। आंसू कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, जगह भी अब बहुत ज्यादा सेफ नहीं रह गई है। वही एंड्रोसी को कुछ फील होता है और बैम को कहते हैं कि वॉच आउट बैम, और हम देखते वियोल को जो कि वापस आ गया था अटैक करने बैम के ऊपर। लेकिन इस बार बैम उसे एक ही अटैक के अंदर धराशायी कर देता है, अपनी पावर का यूज करते हुए कहते हुए कि बस बहुत हुआ। और यह बैम काफी सीरियस था और वो कहता है कि तुम शायद मेरे जैसा सेम पर्सन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम किसी को भी हार्म करोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। और ऐसी इंटरेस्टिंग सी भगदड़ वाले मोमेंट के साथ आज के एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जहाँ पे एक पर्सन खुद को ही मार रहा है और दूसरी तरफ काफी सारे डाटा ह्यूमन में भगदड़ मची हुई है। हमें इन बिग ब्रीडर्स के बारे में पता लगा कि कैसे एक तरीके के एडमिनिस्ट्रेटर है इस जगह के अंदर, और वहीं दूसरी तरफ ये लोग कितने इविल भी हो सकते हैं क्योंकि डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं, और कैसे ये लोग गलत करते थे और मिसयूज करते थे यहाँ के रेजिडेंट को। हमें बात इसे उसकी बेटी की एक सैड स्टोरी पता लगी, जब शायद हमें पास्ट में और डिटेल में इनके बारे में पता लगेगा। वहीं दूसरी तरफ कोन भी बिग ब्रीडर से मिलने के लिए काफी जल्दी मिशन को कंप्लीट कर रहा है, और यहाँ पे बैम बेचारा परेशानी में पड़ रहा है इसकी वजह से। तो इन सब चीजों का क्या कंक्लूजन निकलेगा, और यंग जहाद भी पीछे से इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने में लगा हुआ है, और आखिर रेचल बिग ब्रीडर के पास क्या कर रही है। तो इन सभी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियोस देखनी है तो चैनल को ज्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट करके सजेस्ट करें कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए बाय गाइस।